बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो रवायती अखबारात या टेलीविज़न के ज़राए थे जो कि खबरें देते थे, उन पे लोगों का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। लोग समझते हैं कि कोई एक चैनल है जो एक पार्टी को सपोर्ट करता है, दूसरा चैनल दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है और अब तो जब से ये साइबर क्राइम एक्ट आया है और पीका लॉ आया है, तो टेलीविज़न चैनल्स बहुत ही मोहतात तरीके की खबरें जो है वो नशर करते हैं। आप के मुल्क में जो कुछ हो रहा होता है वो आप टीवी पे अक्सर औकात नहीं देख पाते। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इस दौरान जो यूट्यूब का मीडियम है वो आपको हकाइक बयान करता है। यूट्यूब पे बहुत से ब्लॉगर्स हैं, बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो एनालिसिस देते हैं, खबरों को खोल के बयान करते हैं और लोगों ने अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म्स को मेन प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। बहुत से लोगों के लिए खबरों का ज़रिया अब यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है और सिर्फ टेलीविज़न और अखबारात पर जिस तरह से पहले लोग जाया करते थे, वो अब कम हो गया है। लेकिन हुकूमत अब कोशिश ये कर रही है कि यूट्यूब पे भी पाबंदियाँ आयद की जाएँ और जो लोग पाकिस्तान से यूट्यूब के लिए व्लॉगिंग करते हैं और मुल्क के हालात-ओ-हाज़िरा पे तबसरा करते हैं, उन पे भी पाबंदी लगाई जाए। अब से कुछ देर पहले की डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान की कोर्ट ने 27 यूट्यूबर्स के अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब से राब्ता किया है। ये वो तमाम यूट्यूबर्स वो हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, जुडिशरी के खिलाफ बात करते हैं, हुकूमत पर तनकीद करते हैं। कुछ वो हैं जो मुल्क में रह के तनकीद करते हैं जो और कुछ ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर रह के अंधी तनकीद करते हैं, जिनका मकसद तनकीद बराए तनकीद होता है। तो इस खबर पे बात करेंगे। दूसरी जानिब सदर ज़रदारी के बहुत चर्चा रहा कि ज़रदारी की सदारत खतरे में पड़ गई है। तरदीद भी हुई, कई लोगों ने कहा कि सिर्फ ये रूमर्स हैं, फिलर्स हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे ग्राउंड सामने आए हैं जिससे हम इस बात को एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। आगे जाके इस पे भी बात करेंगे। और तीसरी खबर ये है कि बलोच यकजहती काउंसिल एक ग्रुप है जिसको रियासत तो एक टेररिस्ट ग्रुप ही समझती है, लेकिन बलूचिस्तान की आवाम उससे मोहब्बत करती है। उसकी मेन सरकर्दा रहनुमा है महारंग बलूच, एक जो खातून है जिसकी क़यादत करती है। उनको आज अदालत में पेश किया गया जिसके बाद उनका 10 रोज़ का जुडिशियल फिज़िकल रिमांड जारी किया गया है। ये 3 मौज़ूआत पे आज गुफ्तगू करेंगे। फौरी तौर पर आगे बढ़ते हैं। तो जनाब 27 यूट्यूबर्स के जो अकाउंट थे वो ब्लॉक किए गए। हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में जो जज थे अब्बास शाह साहब, मजिस्ट्रेट जो थे वो अब्बास शाह साहब, उन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट की और एफआई ने इंक्वायरी कंडक्ट करके बताया कि ये 27 के करीब जो यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और एक अच्छी बड़ी तादाद उनको सुनती है, ये जो है वो ये साइबर क्राइम लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये मुल्क के खिलाफ बात करते हैं और इनको ब्लॉक कर दिया जाए। और इसी बुनियाद पर उन्होंने अपना कोर्ट का ऑर्डर जारी किया जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने यूट्यूब से रुजू किया और कहा कि इन लोगों की जो है वो चैनल्स को ब्लॉक किया जाए। अब उनमें नाम किस-किस के हैं ये जानें। असद अली तूर, मतिउल्लाह जान, हबीब अकरम, सिद्दीक जान, इमरान रियाज खान, मोहित पीरज़ादा, अहमद नूरानी, वक़ार मेहंदी और भी बहुत से लोग, तकरीबन 27 के करीब ये लोग हैं जिनके नाम हैं और ये तमाम के तमाम वो लोग हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दरमियानी बात करते हैं, जहाँ पे तनकीद करनी होती है तो वो रियासत पे भी तनकीद करते हैं, हुकूमत पे भी तनकीद करते हैं, अदालत पे भी तनकीद करते हैं और पीटीआई पे भी तनकीद करते हैं। तो इन तमाम को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब को लिखा के जा रहा है और जिससे ये लगता है कि अब इनकी आवाज़ें बंद हो जाएँगी। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहाँ पे बहुत तेज़ी से आज़ादी इज़हार राय की जो गुंजाइश है वो ख़त्म हो रही है और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, बहुत से इंटरनेशनल इदारे ये बात कहते हैं, एमनेस्टी कह चुका है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कह चुका है। ऐसे में जबकि मुल्क के जो अपने ज़राए अबलाग के इदारे हैं, टेलीविज़न्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, अखबारात हैं, जब वो सही मानों में रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो एक अल्टरनेटिव या मुतबादिल प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे यूट्यूब को देखा जाता है और अगर हुकूमत यूट्यूब पे भी ऐसी आवाज़ों को बंद कर देगी, तो यकीनी तौर पर जो सवाल हैं वो ज़्यादा उठेंगे। एक आजकल जोक चल रहा है, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर इतनी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं कि वो अब ग्रोक से ही सवाल पूछने के लायक रहे हैं। अब ग्रोक क्या है? ग्रोक एक एआई बेस्ड चैट बॉट है। आप उससे सवाल पूछते हैं, किसी भी ज़बान में सवाल पूछते हैं, आप उर्दू में सवाल पूछते हैं, तो वो उसके बाद आपको उर्दू में जवाब देता है और वो
साथ में रेफरेंसेस भी देता है, लेकिन ये एक ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि काम करता है। तो बहुत ज़्यादा तनकीद इस बात पर हो रही है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को वैसी बात करने का अब आज़ादी तो रही नहीं है, सवाल पूछने का हक भी उनसे छीन लिया जा रहा है। तो ऐसे में सिर्फ़ उनके पास यही ऑप्शन रह गई है कि वो ग्रुप से ही सवाल पूछें। और जब से ये ग्रुप इन हुआ है, हमने देखा है कि ट्विटर पर लोग बहुत सी बातें पूछ रहे हैं। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क़याम पाकिस्तान के टाइम पे क्या हुआ था? कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि फातिमा जना ने जो किताब लिखी थी, उसमें कुछ चैप्टर्स जो थे, जो कायदे-आज़म की वफ़ात के बाद के आखिरी दिनों के थे, वो क्यों हज़्फ़ कर दिए गए, वो क्यों निकाल दिए गए? तो फिर ग्रुप ये कहता है कि मुबैना तौर पर किताब के उन सफ़हात में उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान की मुबैना ग़फ़लत के बारे में कुछ चीज़ें दर्ज थीं, जिसको हुकूमत वक़्त ने उस वक़्त की हुकूमत वक़्त ने हज़्फ़ कर दिया और आज तक वो किताब अपनी असली हालत में पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में कहीं पे भी दस्तयाब नहीं है। अगली जो बात ये है कि किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के तरक्की के लिए आज़ाद प्रेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक़्त आज़ाद प्रेस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। आप अमेरिका को देख लें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने बंद कर दिया है। आए दिन वो सीएनएन को, पीबीएस न्यूज़ को, सीबीएस न्यूज़ को थ्रेट करते रहते हैं, एपी को थ्रेट करते रहते हैं और इनको फेक न्यूज़ करार देते हैं। तो दुनिया भर में तनकीद सुनने की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है। लेकिन किसी भी ज़िंदा जावेद माशरे के लिए, किसी ऐसे माशरे के लिए जिसमें आगे चीज़ें बढ़ती हैं, वहाँ पे तनकीद की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। तहज़ीब के दायरे में तनकीद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आसिफ अली ज़रदारी सियासत के खिलाड़ी समझे जाते हैं, बहुत माहिर हैं, लेकिन इस वक़्त उनकी कुछ हालत कमज़ोर नज़र आती है। पहले ये खबरें आई कि वो ऐवान सदारत छोड़ रहे हैं, फिर ये खबर आई कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज कुछ जगहों पे ये खबरें आ रही हैं कि कुछ मीटिंग्स हुई थी ऐवान सदारत में, जिसमें नहरों के मामले पे जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जो नई नहरें निकाली जानी थी दरियाए सिंध के मामले पे, उसमें 3 या 4 लोग मौजूद थे जिसमें मोहसिन नकवी थे और कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी और डीजीआईएसआई के थे। उस वक़्त डीजीआईएसआई आसिम मलिक साहब जो थे वो मौजूद थे और ये प्लान डिस्कस हुआ था, उनको एतमाद में लिया गया था आसिफ अली ज़रदारी को। आपको पता ही है कि सिंध के लिए पानी हमेशा से बहुत ही अहम मसला रहा है सिंध की सियासत में। लेकिन वो बाद में जो मंदरजात थे उस ब्रीफिंग के वो लीक हो गए और वो नेशनलिस्ट पार्टी को मिल गए, जिसके बाद एक मुहिम चली, धरना चला और फिर हुकूमत को नहरें निकालने का प्रोग्राम को मौकूफ करना पड़ा। तो ये एक वजह है जिस पे एस्टेब्लिशमेंट उनसे कुछ नाराज़ है। दूसरा जो मैं अपने हिसाब से देख रही हूँ कि सिंध में हकूक़ की बात बहुत होती है। सिंध की सारी सियासत जो है वो सूबाई और वफ़ाक में हक ग़ज़ब करने के मामले पर होती है। और 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी, नेशनल एनएफसी के तहत सूबों को ज़्यादा शेयर दिया गया था, वफ़ाक का रोल कम किया गया था, तो सदर आसिफ अली ज़रदारी का ही दौर था और पीपल्स पार्टी इसको बहुत ओन करती है, बहुत ज़्यादा ओन करती है। अब जबकि हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत मौजूद है, तो कभी इम्कान इस बात का है कि सोचा जाए कि एनएफसी को कैसे रिवर्स किया जाए और सूबाई खुद मुख्तारी जो है, वो कैसे दोबारा से वफ़ाक के पास आ जाए। ये चीज़ पीपल्स पार्टी को किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है और अभी मैं आपको बताऊँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त लिखकर चारों सूबों को ये कहा है कि वो अपने एनएफसी के लिए अपने नुमाइंदे नामज़द कर दें और एनएफसी के ऊपर पहला इजलास जो है, वो अगस्त के पहले हफ्ते में है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पीपल्स पार्टी के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगी। हालाँकि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रहना चाहती है, पीपल्स पार्टी ने अगर ये कड़वा घूँट पीना है, तो सदर ज़रदारी को कुछ अरसे के लिए सदारत की कुर्सी से पीछे हटना पड़ेगा और एक डमी फेस आगे आना पड़ेगा ताकि कोई एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बने और 18वीं तरमीम के रिवर्सल के लिए कुछ राह हमवार हो। 18वीं तरमीम बहुत दिनों से तनकीद की ज़द में है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वफ़ाक के पास इतने फंड ही नहीं बचे कि वो दिफा के ऊपर और बाकी चीज़ों पर खर्च कर सके। सादा वसाइल जो है वो सूबों को तक़सीम तक़सीम किए जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल है और पीपल्स पार्टी को एक सेफ मैसेज दिया जा रहा है कि वो कुछ अरसे के लिए सदारत से बाहर जाएँ और ये तमाम चीज़ें जो होनी है, नहरों वाला मसला, 18वीं तरमीम वाला मसला, सूबाई खुद मुख्तारी को कम करने वाला मसला, फाटा वाला मसला, उनको सेटल किया जाए और फिर उसके बाद कोई ऐसा पावर शेयरिंग एग्रीमेंट बनाया जाए जिसमें पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में हुकूमत वक़्त के साथ हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अब तक की जो वाइब्स हैं वो इस्लामाबाद में यही हमें कुछ खबर दे रही हैं, यही चीज़ें महसूस हो रही हैं। आखिरी चीज़ ये है कि
बलूचिस्तान से एक मिसिंग पर्सन्स के हवाले से तहरीक चली थी जिसको लीड कर रही थी महारंग बलूच। महारंग बलूच का शुमार बड़ी बहादुर खातून के तौर पर देखा जाता है। वो पूरा कॉन्वॉय लीड करके इस्लामाबाद आई थीं, यहाँ आके उन्होंने बात की थी अपने लापता अफराद के लिए, लेकिन स्टेट उनको बहुत तनकीदी निगाह से देखती है, रियासत उनको एक तनकीदी निगाह से देखती है और रियासत समझती है कि उनके ताल्लुकात या ताने-बाने जो हैं वो कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। जबकि महारंग बलूच इसकी तरदीद करती हैं और वो ये कहती हैं कि उनकी जो मूवमेंट है वो पूरा अमन मकासद के लिए है और बलूचिस्तान में महारंग बलूच की एक बहुत ग्रेट फॉलोइंग है। बलूच कल्चर में वैसे ही खातून को बहुत इज्जत दी जाती है। ऐसे में महारंग बलूच को जब अरेस्ट किया गया था तो पाकिस्तान में बहुत से हल्के ये बात कह रहे थे कि बलूचिस्तान में हुकूमत मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ है। महारंग बलूच गुज़श्ता 4 माह से एमपीओ 3 एमपीओ यानी कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस या अमन अमान को लाए खतरात की बुनियाद पर उन्हें 4 महीने के लिए हिरासत में रखा गया था। आज उनके ऊपर एक एफआईआर जब बनाई गई और उसके बाद उनको अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 10 दिन के फिजिकल रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। ट्विटर पे बहुत इस पे बात हो रही है और महारंग बलूच के हक में और खिलाफ भी बहुत बात हो रही है, लेकिन असल बात यह है कि महारंग बलूच एक खातून है, एक ऐसी मूवमेंट को लीड कर रही हैं जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी मिसाल नहीं है। मिसिंग पर्सन्स होना पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की कौम के लिए भी एक मुनासिब नहीं है। और अब अगर ऐसी किसी खातून को अरेस्ट किया जाता है जो कि मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज़ उठाती हैं और कहीं पे भी शुबा आता है कि वो जाली मुकदमात की बिना पे उन्हें अरेस्ट किया गया है, तो इससे रियासत की जो रिट है वो मज़ीद कमज़ोर हो सकती है। एक ऐसे प्रोविंस में जहाँ एक लो लेवल ऑफ शिद्दत पसंदी की मुहिम तहरीक ऑलरेडी चल रही है, जबकि इंडिया भी उसे सपोर्ट कर रहा है, बॉर्डर भी काफ़ी पोरस है। तो ऐसे में हुकूमत को जो भी करना है वो बहुत सोच समझ के करना है ताकि ऑलरेडी एक ऐसा सूबा जिसके अंदर आग भड़की हुई है, चिंगारियां सुलग रही हैं, वो कहीं बढ़ के बहुत बड़ा मसला ना बन जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।